Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th June 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about emergency proclaimed in 1975, and we will also be looking at Representation of People Act 1951. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जीएस पेपर 2 के सिलेबस में ये टॉपिक एज इट इज दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग करंट डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके देखेंगे। सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, 1975 में भारत में लगाई गई थी नेशनल इमरजेंसी। उस टाइम में थी इंदिरा गांधी जी की सरकार, और ये इमरजेंसी लगाई गई थी 25 जून को 1975 में। तो आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सारे आर्टिकल्स नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किस बैकग्राउंड के कारण क्या क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हुए थे जिस कारण से नेशनल इमरजेंसी आई, फिर नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, और फिर कैसे नेशनल इमरजेंसी हटी। ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। फिर एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। देखिए, 1971 में 5th लोकसभा इलेक्शंस कराए गए, और उस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स मिली, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी बनी प्रधानमंत्री। वो पहले भी प्रधानमंत्री थी, और 1971 के 5th लोकसभा इलेक्शन में वापस से कांग्रेस पार्टी जब मेजॉरिटी सीट जीती, तो इंदिरा गांधी जी अगेन बिकेम प्राइम मिनिस्टर। और इंदिरा गांधी जी के हमेशा से ही थोड़े से सोशलिस्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज रही थी, बट आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इन 1971 शी इवन बिकेम मोर प्रो पुअर एंड अडॉप्टेड मोर एंड मोर लेफ्टिस्ट या सोशलिस्ट टेंडेंसीज। उसके पहले भी उन्होंने कई सारे ऐसे लेफ्टिस्ट पॉलिसीज लाई थी, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किए थे 1969 में। 14 बैंक्स को एक साथ नेशनलाइज किया गया था। प्रीवी पर्स के कॉन्सेप्ट को एबोलिश करने की शुरुआत हो गई थी 1970 में। उसको अल्टीमेटली 26th अमेंडमेंट की मदद से 1971 में खत्म कर दिया गया। प्रीवी पर्स क्या था? जो प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था, उन सबको भारत सरकार ने प्रॉमिस किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कि आपको एक कंपनसेशन, मॉनेटरी कंपनसेशन रेगुलर टाइम पीरियड पे मिलता रहेगा। प्रीवी पर्स उसको नाम दिया गया, और वो प्रीवी पर्स को बाद में जाकर के 1971 में ख़त्म कर दिया गया, इन ऑर्डर टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड डू अवे विद द इश्यूज ऑफ पॉवर्टी। अगर राजा महाराजाओं को हम लोग जीवन भर प्रीवी पर्स देते रहेंगे तो गरीबी कैसे दूर होगी? दैट वाज द आइडिया। तो इंदिरा गांधी जी वैसे ही अपनी प्रो पुअर पॉलिसीज के लिए काफ़ी पॉपुलर थी, और 1971 में जब 5th लोकसभा इलेक्शन में जीत करके आई, तो फिर उन्होंने अपने इस अप्रोच को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। यही टाइम था जब उन्होंने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, और फिर गरीबी हटाओ प्रोग्राम के अंतर्गत कई सारे इनिशिएटिव्स लाए गए थे। तो स्टार्टिंग तो काफ़ी अच्छी रही 1971 में, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी आफ्टर 5th लोकसभा इलेक्शन। बट कई सारे चैलेंजेस भी धीरे धीरे एक के बाद एक निकल करके आने लगे। दिसंबर में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर लिबरेशन वॉर हुआ, जिसके बाद एक अलग देश बना, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो दैट बांग्लादेश लिबरेशन वॉर वाज बेसिकली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और उस लिबरेशन वॉर से पहले जो पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सारा एट्रोसिटीज किया टू सप्रेस द प्रोटेस्ट फॉर डिमांड ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बांग्लादेश, उस कारण से कई सारे जो उस टाइम में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग थे, दे इलीगली माइग्रेटेड आउट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। तो भारत के अंदर एक रिफ्यूजी इन्फ्लक्स देखने को मिला था, जिस कारण से भारत के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल एंड असम, वहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजीज इंटर कर चुके थे, और भारत के रिसोर्सेज के ऊपर अनड्यू प्रेशर डेवलप हो रहा था। तो एक पहला इकोनॉमिक चैलेंज तो 1971 में ही देखने को मिला। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ 1971 के दिसंबर में, लेकिन पहले से ही रेफ्यूजीज भारत के अंदर आ रहे थे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में टर्बुलेंस था, और उस कारण से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पे या रिसोर्सेज पे अनड्यू प्रेशर पड़ रहा था।
आने वाले साल जो है 1972 एंड 73 उसमें भारत के अंडर ड्रॉट्स भी हुए क्योंकि मॉनसून वाज नॉट गुड, मॉनसूनल रेनफॉल वाज नॉट गुड। तो ड्रॉट्स के कारण क्रॉप फेलियर हुआ। दोज डेज इकोनॉमी में एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। एग्रीकल्चर का फेलियर मतलब पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस की सिचुएशन झेल रहा था। फिर 1973 में अरब इजराइल वॉर शुरू हुआ जिसको हम लोग योम किपुर वॉर भी कहते हैं। तो अरब इजराइल वॉर के बाद हुआ क्या कि इजराइल को आपको पता है अमेरिका सपोर्ट करता रहता है। तो इस अरब इजराइल वॉर में दैट इज 1973 योम किपुर वॉर। योम किपुर इज बेसिकली न्यू ईयर ऑफ इजरायली पीपल। और उसी दौरान अक्टूबर महीने में जब वो अपना न्यू ईयर मना रहे थे तो कई सारे अरबिक कंट्रीज ने मिलकर के अटैक कर दिया इसराइल पे, इसीलिए इसको कहा जाता है योम किपुर वॉर। अब योम किपुर वॉर जो 1973 में स्टार्ट हुआ, फोर्थ अरब इजरायली कन्फ्लिक्ट, तो उसमें इसराइल को सपोर्ट किया अमेरिका ने और इस कारण से समहाउ इसराइल सर्वाइव्ड एंड इट आल्सो रिटेलिएटेड इन मैसिव मैनर। तो फिर ये जितने भी अरबिक कंट्रीज हैं इनको ये बात समझ आ गई कि हमें अगर इसराइल को हटाना है, इसराइल को अटैक करना है, तो हमें अमेरिका को पहले प्रेशराइज करना होगा। और फिर ये तमाम जो अरेबिक कंट्रीज हैं अमेरिका को प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने ऑयल सप्लाई को कट डाउन कर दिया। ऑयल सप्लाई कट डाउन होते ही पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की सप्लाई जो है वो काफ़ी कंस्ट्रेंड हो गई। उसका नतीजा ये हुआ कि ऑयल प्राइसेज इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ऊपर चले गए और भारत आपको पता है कि बहुत सारा ऑयल रिजर्व इंपोर्ट करके मीट करता है अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब नतीजा ये हुआ कि ऑयल प्राइसेज जब ऊपर गए तो भारत का फॉरेक्स एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ गया, लीडिंग टू बीओपी क्राइसिस इन इंडिया। तो ये अलग तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस भारत के अंदर आई बिकॉज ऑफ दिस अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट ऑफ 1973। इसी से रिलेटेड एक और बात सुन लीजिए कि ये जब ऑयल क्राइसिस हुई 1973 में तो उसके बाद जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दुनिया के, कलेक्टिवली उनको कहा जाता है ओईसीडी कंट्रीज, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1974 में, ताकि इस तरीके के एनर्जी क्राइसिस को फ्यूचर में वो प्रिवेंट कर पाए। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो पॉइंट ये है कि भारत की इकोनॉमी में अलग अलग तरीके से समस्याएं आ रही थी। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, मॉनसून फेलियर, ऑयल क्राइसिस, इस कारण से भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, गरीबी बढ़ रही थी। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में यूथ जो हैं वो परेशान हो रहे थे, उनको रोजगार के मौके नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे टाइम में भारत सरकार यानी कि इंदिरा गांधी जी की सरकार के अगेंस्ट अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट शुरू हुए। गुजरात में पहले प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, और फिर उससे भी बड़ा एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ बिहार में। बिहार के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लीड किया एक गांधीयन लीडर जयप्रकाश नारायण जी ने। वो अपने गांधीयन आइडियोलॉजी के लिए रिकॉग्नाइज्ड थे उस टाइम में। और जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 में पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति मूवमेंट, टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट का अनाउंसमेंट किया अगेंस्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की। ऐसी सरकार को गिरा देंगे, ऐसी सरकार जो इतने सारे इकोनॉमिक फ्रंट पे फेल हो रही है उसको गिरा देंगे। यहीं पे जयप्रकाश नारायण जी का एक फेमस स्लोगन उन्होंने दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इसके बाद से 1974 में ये संपूर्ण क्रांति मूवमेंट स्टार्ट हुआ और पूरे भारत भर की अलग अलग जगहों पे खासकर स्टूडेंट जो हैं वो कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। और फिर आप कह सकते हैं द फाइनल नेल इन द कॉफिन आया राजनारायण केस के फॉर्म में 1975 में। राजनारायण जी इंदिरा गांधी जी के पॉलिटिकल अपोनेंट थे 1971 के लोकसभा इलेक्शन में, जब रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था। इंदिरा गांधी जी तो ह्यूज मार्जिन से जीत गई थी वो 1971 वाला इलेक्शन, बट राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस रजिस्टर कर दिया अगेंस्ट इंदिरा गांधी फॉर एंगेजिंग इनटू इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। इंदिरा गांधी जी के ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने ब्राइब खिलाए हैं, पैसे खिलाए हैं उन्होंने वोट पाने के लिए, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिसर्स का इस्तेमाल किया है इलेक्शन जीतने के लिए। So these are considered as electoral malpractices as per Representation of People Act 1951। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस पर्सपेक्टिव से।
तो इसको आज हम लोग देखेंगे इमरजेंसी से रिलेट करके। तो आपको एक बात और मैं याद दिला दूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हमने जो करंट अफेयर्स रिवीजन था 2025 का, उसमें टॉपिक नंबर 81 के अंतर्गत डिटेल में डिस्कस किया है, तो यू कैन लुक इनटू दैट आल्सो। आगे हम लोग आज फिर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। मुद्दा यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत इंदिरा गांधी जी के खिलाफ केस किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण जी ने कि इन्होंने इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस किए हैं। और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी को गिल्टी पाया ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस और उनको 6 साल के लिए बैन कर दिया फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। अब इंदिरा गांधी जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से वो एक आदेश लेकर के आई ऑफ स्टे ऑर्डर कि वो उनकी मेंबरशिप इन लोकसभा वो कैंसिल नहीं होगी, साथ ही साथ शी कैन कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द टाइम बिंग। तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट। बट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाए कि ठीक है, यू कैन स्टे एज प्राइम मिनिस्टर बट यू विल नॉट बी वोटिंग और स्पीकिंग इन द पार्लियामेंट जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है। तो राजनारायण जी ने जब केस कर दिया, इंदिरा गांधी जी की कैंडिडेटशिप ऑफ लोकसभा जाने ही वाली थी और 6 साल के लिए बैन होने वाली थी, मामला था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी उनके खिलाफ फैसला जा सकता था। ऐसे हालत में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी प्रोक्लेम करा दिया जस्ट टू मेंटेन पावर इन हर हैंड्स। अब इससे रिलेट करके एक और बात आप थोड़ा सा देख सकते हैं, अगर आप याद कर पाए तो, कि आज के टाइम में नियम ऐसा है कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे वो मेंबर ऑफ लोकसभा हो, राज्यसभा हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, अगर उसको किसी भी केस में 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो जाती है, या तो फिर अगर वो किसी इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस या किसी भी और करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो वो 6 साल के लिए सस्पेंड हो जाएगा और उस केस में वो हायर कोर्ट से जाकर के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जाकर के स्टे ऑर्डर भी नहीं ले सकता है, एज पर लिली थॉमस के जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ 2013। अगेन टॉपिक नंबर 82 इन करंट अफेयर्स रिवीजन 2025। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम में ये लिली थॉमस जजमेंट तो था नहीं, तो इंदिरा गांधी जी के टाइम में अगर कोई नेता डिस्क्वालीफाई भी हो जाता, क्योंकि आप एक बात समझिए, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड अगर कोई केस होगा तो वो सीधा सीधा जाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का उसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, तो मैटर विल डायरेक्टली गो इनटू हाई कोर्ट इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस से। और उस केस में अगर कोई नेता डिस्क्वालीफाई होता है तो लिली थॉमस केस से पहले, 2013 से पहले, वो नेता सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्टे ऑर्डर ले सकता था, जो इस पर्टिकुलर केस में किया इंदिरा गांधी जी ने। बट लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और जिसके बाद से अगर कोई नेता, उसको 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है या फिर किसी इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस में वो पकड़ा जाता है जिस कारण से वो डिस्क्वालीफाई होता है, तो उसका इमीडिएट उसको रिजाइन करना होगा, इमीडिएट उसको पोस्ट वैकेट करना होगा इन द लेजिस्लेटिव बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ों को साथ में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इमरजेंसी किन हालातों में लगी, साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को आज ही मैं थोड़ा आगे और डिटेल में रिवाइज करवा दूंगा। तो अब इमरजेंसी के बारे में जरा देखते हैं। मुद्दा यह है कि राजनारायण केस के बाद इंदिरा गांधी जी समहाउ सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर के आकर के प्रधानमंत्री की तरफ बच तो गई, बट उनके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे कि पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, और हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला उनके खिलाफ चला जाता बाद में। तो 13 दिन बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया 12 जून को, और 25 जून को इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस। आपको इमरजेंसी प्रोविजंस याद होंगे, बेसिक जो आप पॉलिटी पढ़ते हैं, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल 352 टू 360 डील्स विथ इमरजेंसी। उसमें 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र किया गया है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। और नेशनल इमरजेंसी जिन ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती हैं वो हैं वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। बट ये जो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड है, ये इंसर्ट किया गया था 1978 में एज ए रिजल्ट ऑफ
44th अमेंडमेंट एक्ट। उसके पहले यहाँ पे शब्द लिखा हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस, विच इज क्वाइट एम्बिगुअस, वेरी वेग, और इसी का इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी जी ने 1975 वाला इमरजेंसी प्रोक्लेम करवा दिया था। दैट वाज थर्ड नेशनल इमरजेंसी। इसके पहले 2 बार इमरजेंसी लगी थी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, 1962 में या 1971 में। इमरजेंसी के दौरान ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनको कहा जा सकता है कि दीज वेयर द डार्क डेज फॉर इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जरा देखते हैं कि वाई इमरजेंसी इज नोन एज डार्क डेज फॉर इंडियन डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात कि इमरजेंसी को लगाया ही गया था मैलिफाइड ग्राउंड्स पे। क्या कारण बताया गया था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। बट असल में कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसी चीज नहीं थी। जो सरकार थी उसकी पोजीशन खतरे में थी, तो अपनी पोजीशन को बचाए रखने के लिए इमरजेंसी लगाएगी। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड का मिसयूज हो सकता है, ये बात समझ हमें आ गई थी। एंड दैट इज द रीजन वाई जब इमरजेंसी हटी और अगली सरकार आई, कांग्रेस की सरकार हटी, तो 44th अमेंडमेंट करके इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को रिप्लेस किया गया विथ आर्म्ड रिबेलियन। उसके अलावा इमरजेंसी हटाने के बाद कई सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करके और फिर लोगों को सप्रेस करने की कोशिश की गई, उनके जेन्युइन डिसेंट के वॉइस को, प्रोटेस्ट के वॉइस को सप्रेस करने की कोशिश की गई। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट या इंट्रिंसिक एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, और इमरजेंसी लगा करके ऐसे ही प्रोटेस्ट के और डिसेंट के वॉइस को सप्रेस करने की, स्टिफल करने की कोशिश की गई। आर्टिकल 359 का इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस किए गए। उसके अलावा संविधान में कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए अगेन विथ मैलिफाइड इंटेंशंस। जैसे 38th अमेंडमेंट किया गया 1975 में, जहां पे कहा गया कि डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई सरकार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करती है तो कोर्ट उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगेन दिस प्रोविजन वाज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। अगेन यहाँ पे प्रधानमंत्री जी अपने पद को बचाने के लिए 39th अमेंडमेंट लेकर के आ रही थी। अगेन दिस वाज रिवर्स्ड इन मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980। 42nd अमेंडमेंट लाया गया संविधान के अंदर, विच इज कंसिडर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि संविधान में बहुत मैसिव लेवल पे चेंज किए गए, पूरे संविधान को बदलने की कोशिश की गई ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम। ये 42nd अमेंडमेंट लाया गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि संविधान के साथ भी आप फ्रॉड करने की कोशिश की गई, उसमें कई सारे प्रोविजंस को ऑल्टर करने की कोशिश की गई। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वाज ऑल्टर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम वाज अगेन रिवर्स्ड एज ए रिजल्ट ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट, जब जनता पार्टी की सरकार पावर में आई। तो प्रेस के फ्रीडम को सप्रेस किया गया। सिंस आर्टिकल 19(1)(a वाज सस्पेंडेड, तो प्रेस फ्रीडम वाज सस्पेंडेड, सेंसरशिप वाज इम्पोज्ड ओवर मीडिया। अब मीडिया के ऊपर इतना दबाव कर दिया गया था कि वो इमरजेंसी को किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते, कि फिर कई सारे न्यूज़पेपर्स ने तो ब्लैंक एडिटोरियल छापना शुरू कर दिया। जैसे इंडियन एक्सप्रेस का उस टाइम का एक ये इमेज है, ब्लैंक एडिटोरियल। तो ये दिस इज अ न्यू वे, अ नोवेल वे ऑफ प्रोटेस्ट, कि जब आप हमें कुछ छापने ही नहीं दोगे तो हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, यही है हमारा आर्टिकल। सो दिस इज अ न्यू वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग। इसमें कोई केस भी नहीं बन सकता था, ब्लैंक एडिटोरियल छापना शुरू कर दिया। एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसका मिसयूज किया गया। जो भी नेता आवाज उठाते इमरजेंसी के अगेंस्ट, जैसे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी, चरण सिंह जी, सब लोगों को मीसा एक्ट के अंतर्गत जेल भेज दिया गया। मीसा एक्ट वाज आल्सो लेटर रिपील्ड इन 1977। और आज के टाइम में किसी तरीके का कानून है यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो कभी कभार क्रिटिक्स इसको कंपेयर करते हैं मीसा कानून से, कि इसका मिसयूज होता है। 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई, आपने देखा कि उस दौरान कई सारे ऐसे एक्टिविटीज किए गए विच कैन बी कंसिडर्ड एज फ्रॉड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। फिर अलग अलग कॉर्नर से दबाव पड़ने के कारण मार्च 1977 में इमरजेंसी लिफ्ट की गई। मार्च में ही 6th लोकसभा इलेक्शंस कराए गए। लोग इतना नाराज थे इंदिरा गांधी जी की सरकार से कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी 6th लोकसभा इलेक्शन में। इनफैक्ट इंदिरा गांधी जी अपना खुद का सीट भी हार गई। शी लॉस्ट इलेक्शन अगेंस्ट राजनारायण।
और 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई जी बने प्रधानमंत्री। ये पहला टाइम था जब भारत में सेंट्रल लेवल पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी। बट ये मिली-जुली सरकार थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, कई सारी पार्टियां मिल करके उन्होंने ये सरकार बनाई थी। तो ये सरकार के अंदर इंटरनल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे और यही कारण है कि जनता पार्टी की सरकार 5 साल भी पूरा नहीं कर पाई। 1980 में वो कोलैप्स कर गई, 1979 में ही कोलैप्स कर गई थी। फिर 1980 में फिर से लोकसभा इलेक्शन हुआ और इंदिरा गांधी जी वापस से प्रधानमंत्री बन गई 1980 में। तो ये कहानी है इमरजेंसी की। अब इमरजेंसी डिस्कशन के दौरान हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की चर्चा की है, राइट। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट टॉपिक नंबर 81 करंट अफेयर्स रिवीजन में मैंने अच्छे से कराया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, फिर खूब सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल 327 कहता है कि पार्लियामेंट विल मेक लॉज रिगार्डिंग इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड रिलेटेड मैटर्स। तो लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित जो इलेक्शंस होंगे उससे संबंधित कानून पार्लियामेंट बना सकता है और अकॉर्डिंगली फिर पार्लियामेंट ने इलेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए इन द लेजिस्लेटिव बॉडी एट यूनियन लेवल एंड स्टेट लेवल कानून बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 भी है, उसमें कुछ बेसिक बातें हैं। फिर मैसिव स्केल पे आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में इलेक्शन से संबंधित कई सारे नियम हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगी या नॉल। साथ ही साथ क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस भी मेंशन किए गए हैं कि क्या क्या अगर कोई कैंडिडेट करेगा तो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, क्या क्या क्राइटेरियाज पूरे करने होंगे फॉर बीइंग क्वालिफाइड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो कुछ क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन संविधान में दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 102 में लिखा गया है फॉर बिकमिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 191 में लिखा गया है टू बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बट ओवर एंड अबव दीज प्रोविजंस विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ला करके कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऐड कर दिए गए। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के डिसक्वालिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो सेक्शन 8 कहता है कि इफ ए पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस, जहां पे इम्प्रिजनमेंट 2 साल या उससे ज्यादा की है तो वो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अगर किसी भी केस में उसको सजा होती है 2 साल या उससे ज्यादा की तो वो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसी में सेक्शन 8A कि इफ ए पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शन देन दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर 6 years। और इसी प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए, सेक्शन 8A का इस्तेमाल करते हुए इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज करप्ट प्रैक्टिसेस में आएंगी वो अलग से मेंशन किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 123 में कि ब्राइबरी होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो इंदिरा गांधी जी के ऊपर ब्राइबरी के और अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करने का आरोप लगा, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि उन्होंने सेक्शन 123 के अंतर्गत जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उस हिसाब से करप्ट प्रैक्टिसेस किए हैं और फिर सेक्शन 8A का इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया फॉर 6 years। अब उस टाइम तक नियम क्या था कि अगर कोई नेता डिस्क्वालीफाई हो रहा है, डिस्क्वालीफाई होने के और भी सेक्शंस थे, सेक्शन 9, सेक्शन 9A एंड ऑल। अगर कोई नेता डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो वो हायर कोर्ट में जाकर के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट से ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ही है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट स्टे ऑर्डर ले सकता था और जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा हो तब तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती थी। और यही प्रोविजन का इस्तेमाल किया इंदिरा गांधी जी ने। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया तो वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में और अपने डिस्क्वालिफिकेशन को स्टे करवाया। बट सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस 2013 में इस प्रोविजन को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली स्ट्रक डाउन सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इन लिली थॉमस केस। और इसके नतीजा ये हुआ कि नाउ अब कोई भी नेता डिस्क्वालीफाई होता है बाय हाई कोर्ट अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट तो वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो हायर कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाता भी है, तब भी वो केस लेकर के जाता भी है, तब भी वो डिस्क्वालीफाई तो पहले ही हो जाएगा। सो दैट इज लिली थॉमस केस। बिफोर 2013 देयर वाज नो डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन
लेजिस्लेटर्स कुड अपील इन सुप्रीम कोर्ट एंड कुड गेट स्टे ऑर्डर, जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही। बट लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि देयर विल बी ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन इन केस कन्विक्शन बाय लोअर कोर्ट। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 8 सब क्लॉज 4। तो अगर इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड वो केस लिली थॉमस केस के बाद होता तो इंदिरा गांधी जी खुद डिस्क्वालीफाई हो जाती, प्रधानमंत्री रहती ही नहीं, तो फिर वो इमरजेंसी भी नहीं लगा पाती। सो दिस इज अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। लिली थॉमस केस से संबंधित ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे इमरजेंसी से संबंधित मैंने एक प्रश्न दिया है कि इमरजेंसी किन किन सिचुएशंस में लगती हैं और इमरजेंसी के दौरान फिर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सप्रेस किए जा सकते हैं। तो आंसर भी लिखा हुआ है, ये तो बेसिक बातें आप जानते ही होंगे। आर्टिकल 358 एंड 359 डील्स विद सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आर्टिकल 358 कहता है कि आर्टिकल 9 के अंतर्गत जो राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाएंगे। बट 44th अमेंडमेंट लेड डाउन दैट आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड ओनली इफ इमरजेंसी इज ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन बट नॉट आर्म्ड रिबेलियन। ये सब तो बेसिक पॉलिटी है, आपको याद आ रही होगी बातें। Article 359 deals with suspension of other fundamental rights except Article 19. Article 358 deals with suspension of fundamental rights under Article 19. And Article 359 deals with suspension of fundamental rights except 19. Fundamental rights guaranteed under 19. But अब Article 359 के अंतर्गत Article 20 and 21 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कभी भी सप्रेस नहीं हो सकते एज पर 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1978। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो एक सीधा सीधा मेंशन किया हुआ टॉपिक है सिलेबस में, और यूपीएससी ने उस पर खूब प्रश्न पूछे हैं। ये 3 प्रश्न पूछे हैं यूपीएससी ने साल 2019 में, 20 में, 2022 में। तो ये तीनों प्रश्न का मैंने यहाँ जवाब भी दे रखा है। सीधे सीधे प्रश्न है, कोई बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके नहीं है। तो आप एक बार देखिए और रिवाइज कर लीजिए। तो इससे क्या है कि अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट खत्म हो जाता है। Next topic is about SDG index, important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, also important from GS paper 3 Indian economy point of view। देखिए SDG goals तो आपको पता ही हैं, 17 SDG goals हैं। मैंने प्रॉमिस किया है क्लास में एक्रोनिम बना करके रटा दूंगा, so don't worry about it, but you have to mug up all the 17 SDGs because they are very helpful in writing any introduction to any GS paper 2 या 3 answer। तो 17 SDG गोल्स वर अडॉप्टेड बाय यूएन यूनाइटेड नेशंस इन 2015। यूएन के मेंबर कंट्रीज ने 17 SDG गोल अडॉप्ट किए हैं जिनको फुलफिल करने का टारगेट रखा गया है 2030 तक। तो अलग अलग देश SDG गोल्स को अचीव करने में कितना बढ़िया काम कर रहे हैं उसको जानने के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। और उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत एक इंडेक्स पब्लिश किया जाता है SDG इंडेक्स, जिसमें अलग अलग देशों को स्कोर दिया जाता है और रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट इन द डायरेक्शंस ऑफ SDGs, कि कौन सा देश कितना अच्छा काम कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, वो पब्लिश करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल, और उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर होता है SDG इंडेक्स, जिसमें अलग अलग देशों को स्कोर और रैंक दिया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ SDGs। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट साल 2025 का पब्लिश हो चुका है, उसमें SDG इंडेक्स फॉर 2025 हैज बीन पब्लिश्ड। भारत का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो भारत का रैंक है 99। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत को टॉप 100 में जगह मिली है इन SDG इंडेक्स। भारत का स्कोर रहा है 67 आउट ऑफ 100। चाइना का रैंक रहा है 49, यूएस का 44। जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं वो हैं फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। ये HDI में भी आगे रहते हैं, SDG इंडेक्स में भी आगे हैं। भारत के नेबर्स की बात की जाए तो भूटान हैज बीन रैंक्ड ऑन 74th, नेपाल 85th, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हम बेहतर हैं। पाकिस्तान का रैंक है 140, स्कोर है 57। मालदीव और श्रीलंका का रैंक हमसे बेहतर है। तो बेसिकली भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका बेटर परफॉर्मिंग देन अस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। द न्यूज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हम लोग इस न्यूज की मदद से ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये देख लीजिए, द हिंदू का एक कटआउट लिया मैंने। आज के दिन को 25 जून को संविधान हत्या दिवस की तरह भी ऑब्जर्व किया जाता है, रिमेम्बरिंग 50 ईयर्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, डार्क चैप्टर इन हिस्ट्री ऑफ
इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आप समझ ही रहे हैं क्यों इसको संविधान हत्या दिवस बोला जाता है। कमिंग बैक टू द डिस्कशन, ये जो टॉपिक है उसको इंडियन इकोनॉमी या जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट से जोड़ करके देखा जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए, अगर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए इन एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर, तो उस प्रोसेस के थ्रू जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मेनली 3 नाम से बुलाया जाता है, वैसे और भी हैं बट 3 मेन नाम से बुलाया जाता है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये तीनों हाइड्रोजन हैं एक ही, दैट इज सिंपली दे आर हाइड्रोजन ओनली, बट दे आर कॉल्ड विद सेपरेट नेम ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड अडॉप्टेड टू प्रोड्यूस देम। अगर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके, जैसे कार्बन बेस्ड फ्यूल का इस्तेमाल करके, और उसमें से CO2 निकाल लिया और हाइड्रोजन बना लिया और CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया, तो इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन बना उसको कहा जाएगा ग्रे हाइड्रोजन। इट इज नॉट वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज इन दिस प्रोसेस ग्रीन हाउस गैस CO2 इज बीइंग रिलीज्ड। अगर प्रोसेस यही है कि फॉसिल फ्यूल डाला, जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल डाला और उससे CO2 को सेपरेट कर लिया हाइड्रोजन से, बट CO2 को एटमॉस्फेयर में ना रिलीज करके ग्राउंड में स्टोर कर लिया, तो इस हाइड्रोजन को कहा जाता है ब्लू हाइड्रोजन, विच इज स्लाइटली बेटर एज कंपेयर टू ग्रे, बिकॉज ग्रे में तो CO2 सीधा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, यहाँ तो कम से कम ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो रहा है। बट अगर CO2 प्रोड्यूस ही ना हो, ऐसा हम मेथड अडॉप्ट करें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, तो फिर उस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उसको कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ये कैसे होगा, तो वाटर को हमने लिया H2O और वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया बाय मूविंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी का हमने इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, वो इलेक्ट्रिसिटी भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से आए, यानी कि सोलर पावर प्लांट से आए या विंड प्लांट से आए, और उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया जाए, तो उस प्रोसेस से जो हाइड्रोजन निकलता है वो होता है ग्रीन हाइड्रोजन। उस प्रोसेस में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, ये तो और भी अच्छी बात हो गई, CO2 के बजाय ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। तो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी ली गई, उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वाटर को ब्रेक डाउन किया गया और उसके मदद से जो हाइड्रोजन बनाया गया, उस हाइड्रोजन को फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है फिर डिफरेंट एक्टिविटीज। हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है इंटरनल कंबसन इंजन में, कार्स के अंदर सीधा सीधा वो फ्यूल का काम करती हैं, उसका जेट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यॉट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल पर्पसेज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है या फिर क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हाइड्रोजन का जब हम इस्तेमाल करते हैं एज एनर्जी रिसोर्स, तो उसमें कोई इमिशन नहीं होता है, दैट इज वाई हाइड्रोजन इज नोन एज क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। और उस 3 हाइड्रोजन में भी बेस्ट कौन सा है, ग्रीन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी फीचर्स। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं, जो नेचुरल सोर्सेज से आते हैं और दे कैन बी कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश, जैसे कि सोलर या विंड एनर्जी, एंड दे आर ऑल्सो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, इनको कहा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन हाइड्रोजन के कई सारे फायदे हैं। ऑफ कोर्स इट हेल्प्स इन कटिंग डाउन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो इट विल हेल्प इन अटेनमेंट ऑफ पंचामृत गोल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गोल है टू मेक इंडिया नेट जीरो कंट्री बाय 2070। हाइड्रोजन इज वेरी वर्सेटाइल फ्यूल एज वेल। हाइड्रोजन का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल पर्पसेस से, या इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल अमोनिया बनाने में किया जा सकता है। सिन गैस इज बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, उनका इस्तेमाल होता है अलग अलग एक्टिविटी से इंडस्ट्रीज में, तो सिन गैस बनाने में हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है। मोबिलिटी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल पर्पसेस से इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन इज क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो, तो इट हेल्प्स इन कर्बिंग पॉल्यूशन। और हाइड्रोजन का अगर हम देश में ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए तो हमें एनर्जी रिसोर्सेज को कम इंपोर्ट करना होगा, क्रूड ऑयल को कम इंपोर्ट करना होगा, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बचेगा। अगर भारत में खूब सारा हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने लगे तो इंडिया कैन बिकम net exporter of green hydrogen and which can provide economic opportunities in India also, and India can become global hub for green hydrogen. प्रॉब्लम क्या है कि आज के टाइम में ज़्यादातर जो हाइड्रोजन हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहा है वो इस टाइप का है, ग्रे हाइड्रोजन का, एंड वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन, जहाँ पे क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी लेकर के वाटर को ब्रेक डाउन करना होगा थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसेस, तब जाकर के जो हाइड्रोजन रिलीज होगा उस हाइड्रोजन को हम लोग फ्यूल सेल में स्टोर कर सकते हैं एनर्जी की तरह, उसकी मदद से हम लोग पावर भी जनरेट कर सकते हैं, जिसका अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होगा, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड ऑल। तो अभी के टाइम में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कम है, ग्रे का ज़्यादा है। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर के आई है।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने कि 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ हाइड्रोजन हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन, बाय 2030, विच विल बी सफिशिएंट टू मीट 40% ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत दो मेन कंपोनेंट हैं। साइट प्रोग्राम के अंतर्गत देश में इलेक्ट्रोलाइजर्स के प्रोडक्शन पे फोकस किया जा रहा है। और दूसरा है सिप प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए भारत सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को एक्सप्लोर कर रही है। उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए भारत सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लेकर के आई है 15,000 करोड़ का। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज किया जाता है कि वो अगर अपने ओवरऑल प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो जितना भी अमाउंट वो इंक्रीज करेंगे उसका एक सर्टेन % इंडस्ट्रीज को सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा। दैट इज पीएलआई स्कीम। तो पीएलआई स्कीम 14-15 इंडस्ट्रीज के लिए लाया गया है, उनको सपोर्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगेन PLI scheme has been discussed in current affairs revision, topic number 517. Oil India Limited has commissioned India's first 99% pure green hydrogen plant in Assam's Jorhat region. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board has given approval of 5% blending of green hydrogen with PNG. तो इस तरीके से हाइड्रोजन को प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग तरीके से। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो हमने खूब सारे देख लिए। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वर्सेटाइल है, बट कुछ चैलेंजेस भी हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रोलाइजर, विच इज़ वेरी कॉस्टली टू प्रोड्यूस। उसके अलावा खूब सारा एनर्जी कंजम्पशन होता है ग्रीन हाइड्रोजन में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी वाली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सोलर या विंड। तो हाई एनर्जी कंजम्पशन एज वेल एज हाई कॉस्ट फॉर इलेक्ट्रोलाइजर, प्लस वाटर कंज्यूम भी होता है, वाटर को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तो वाटर इज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन, सो दैट इज अनदर कंसर्न। एंड सेफ्टी इश्यूज आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस में बिजली का खूब हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उसमें काम करने वाले लोगों का इलेक्ट्रोक्यूशन यानी कि बिजली के झटके लगने से डेथ होने के चांसेस भी रहते हैं। तो दैट इज सेफ्टी कंसर्न एसोसिएटेड विद ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये सारी बातें ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित हैं जो मैंने डिस्कस किया। न्यूज़ काफ़ी छोटा सा है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, येट आई कवर्ड दिस टॉपिक टू कवर अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन। न्यूज़ ये है कि अदानी ग्रुप ने एक 5 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाया है कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। यहाँ पे देखिए सोलर पैनल्स लगे गए हैं, सोलर पैनल्स की मदद से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, उस रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रोलाइजर चलाया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से वाटर को ब्रेक करके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा। इट इज एन 5 मेगावाट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का मतलब ये है कि दिस इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी सेंट्रल ग्रिड। इस पावर का इस्तेमाल प्रोडक्शन करके आसपास की किसी इंडस्ट्री में सप्लाई किया जाएगा, बट ओवरऑल सेंट्रल ग्रिड में इसका सप्लाई नहीं किया जाएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित ये प्रश्न है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बताइए, उसके क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा इसको प्रमोट करने के लिए, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नव्या इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा न्यूज है, भारत सरकार ने नव्या इनिशिएटिव लॉन्च किया है अंडर विकसित भारत अभियान। तो नव्या इनिशिएटिव का पूरा नाम है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट्स। अगेन पूरा नाम रटने की जरूरत नहीं है। नव्या इनिशिएटिव्स के अंतर्गत जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं 16 से 18 साल की, उनकी स्किलिंग पे ध्यान दिया जाएगा अंडर ऑलरेडी रनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो इस नव्या स्कीम इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इसमें मेनली फोकस रहेगा 27 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स पे, विच आर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स या डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब नव्या इनिशिएटिव्स का आपका नाम बस याद रखना है। कहीं पे भी विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड प्रश्न आ गया कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए भारत सरकार क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, तो नव्या इनिशिएटिव को आप मेंशन कर सकते हैं। टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इलेक्शन से संबंधित जो एक्सपेंडिचर का प्रश्न था उससे रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही थे। ई मार्क से रिलेटेड आई एम सो सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, मैंने गलती से सी आंसर टिक किया है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए। ई
मार्ग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। सो आई विल रेक्टिफाई दिस, आंसर वुड बी ए। यहाँ पे तो चारों स्टेटमेंट सही थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।